नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल त्रिपाठी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सोमवार से बाली के दौरे पर। भारत को इस बार सौंपी जाएगी समूह की अध्यक्षता। विश्व के बड़े नेता खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे अहम विषयों पर करेंगे चर्चा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। वैश्विक खाद्य ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करते हुए रखा अपना पक्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी की मुलाकात। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में भी मिलेगी भाजपा को जीत। हमारे कार्यकर्ता करते हैं जमीन पर जाकर काम। और हरदोई में डेंगू की रोकथाम को लेकर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने पहुंची उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने कहा, चिकित्सा सेवा में बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही। अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के बाली में 17वें जी शिखर सम्मेलन में आयोजन 15 और 16 नवंबर को होगा। इसके लिए भारत भी एक सदस्य देश के रूप में शामिल हो रहा है। इस बार बाली में सबसे ज्यादा फोकस खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर होगा, तो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर भी मंथन देखने को मिलेगा। पीएम मोदी बाली शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे तो अगले साल भारत को मिलने वाली G20 की अध्यक्षता को इंडोनेशिया से वो ग्रहण करेंगे। भारत भी G20 के इस महाकुंभ के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र आयोजित होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे, जिस पर सभी सदस्य देशों के नेता विस्तृत बातचीत करेंगे। इस समूह में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 deliberations have acquired a greater salience in the current global economic and political context. Coming on the top of the existing environmental challenges, lack of progress in the SDGs and the pandemic, the world is currently struggling with many important challenges. These includes uneven post-pandemic economic recovery, debt vulnerabilities, especially in the countries of the global south, ongoing conflict in Europe and its knock-on effect such as food security challenges, energy crisis and inflation on all countries of the world. सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। भारत के लिहाज से यह शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। India's G20 presidency hopes to provide new strength, direction and perspective to G20 discussions on diverse subjects which include green development, lifestyle for environment, digital transformation, inclusive and resilient growth, women-led development, and more importantly, a greater voice for the global south in issues of international economic cooperation, as also on the need for reformed 21st century institutions. भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील एक तिकड़ी होंगे। G20 में यह पहली बार है कि इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। During our G20 presidency, India, Indonesia and Brazil would be the Troika. This would be the first time in G20 that the Troika would consist of 3 developing countries
and emerging economies in a row. India, as the next chair, would endeavor to provide a greater voice to issues of interest to the global south, as I said earlier, and steer the G20 agenda in a representative and balanced manner. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वे बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे G20 समिट मीटिंग के लिए आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ही कम समय के लिए वो यहाँ हैं, लेकिन फिर भी इस छोटे समय में भी उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना अपना एक प्रोग्राम का हिस्सा रखा है। यह देखकर यहाँ का भारतीय समुदाय और भारतीय मूल का समुदाय बहुत उत्साहित है। G20 विश्व विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 देशों के दायरे में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा प्रमुख आता है। अगले साल भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। उसको लेकर G20 के नए लोगों पर सवाल उठाने वालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर निशाना साधा है। असल में G20 के नए लोगों में कमल का निशान होने को लेकर सवाल उठाए गए थे। अगले महीने से भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के झज्जर में एक जनसभा में कहा कि हमारी विरासत को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं। ये हमारे भारत की अस्मिता से जुड़े हुए प्रतीक हैं। G20 यानी दुनिया के ऐसे देशों का समूह जो दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था पर पकड़ रखता है। भारत की सरकार ने ही 1950 में ही अपना राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया था, नेशनल फ्लावर घोषित कर दिया। और उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि कमल का फूल इस देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इसलिए किया गया। जब 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया मेरे बहनों भाइयों, तो आजादी के मतवालों ने एक हाथ में रोटी और एक हाथ में कमल का फूल लेकर जो है आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, इसलिए कमल के फूल को हमको छोड़ देना चाहिए? उसे राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर की मान्यता उसकी रद्द कर देनी चाहिए? यदि किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा है, तो क्या इस पंजे को काट देना चाहिए? पंजे का भी शब्द प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। कंबोडिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखा। उपराष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की तो अंकोर वाट मंदिर में जाकर वहां पूजा अर्चना की। कंबोडिया के नोम पेन में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को वैश्विक खाद्य ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत और आसियान देशों को आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का संकल्प लेने की जरूरत है। इस सम्मेलन में 10 आसियान देश और इसके 8 संवाद भागीदार भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। उपराष्ट्रपति ने सीएम रीप में टी फ्रॉम मंदिर में हॉल ऑफ डांसर्स का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने अंकोर वाट मंदिर की एक छोटी यात्रा भी की, जहां भारत ने 80 के दशक के दौरान जीर्णोद्धार का काम शुरू किया था। The magnificent structures of Angkor Wat, Taprabhu, Priya Vihar, they are living testimony of the connect that the two countries have had. Our civilizational and cultural connect is being reflected now in the same ample attitude, in the warmth of the people either side. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। समाचारों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं,
तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में रामगंज पक्का तालाब में नगर पालिका परिषद द्वारा लगभग 2 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का लोकार्पण किया। नीति आयोग द्वारा जनपद के विकास के लिए दी गई धनराशि में 2 करोड़ 9 लाख की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह का जीर्णोद्धार भी कराया गया, जिसका लोकार्पण किया। इसके बाद फतेहपुर में नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय मधुपुरी के संपर्क मार्ग का लोकार्पण कर भवन निर्माण प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आईटीआई ग्राउंड में लगाए गए फतेहपुर ट्रेड फेयर का शुभारंभ कर स्टॉलों का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नगर में अच्छे वातावरण में सुबह शाम घूमने की अच्छी जगह नहीं थी। शहर के पक्का तालाब क्षेत्र में सरोवर का सुंदरीकरण व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से सुंदर पार्क बनाया गया है, जहां लोगों को घूमने के लिए शुद्ध वातावरण मिलेगा। नगर के लिए ये 2 बड़ी सौगातें, जिसमें नगर में मॉर्निंग या शाम को घूमने की जगह नहीं थी। पक्के तालाब के सुंदरीकरण और पार्क, श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो पार्क बना है, बहुत सुंदर पार्क बना है। अभी काम चल भी रहा है। आज वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उसको समर्पित किया है फतेहपुर वासियों के लिए। तो दूसरा, ये एक सुंदर सा हाल तो था, लेकिन अब व्यवस्थित था, टूट रहा था, कहीं गिर रहा था। ये भी 2 करोड़ 9 लाख की लागत से बनकर के आज सुंदर सा तैयार हो चुका है। उन्नाव के रामलीला मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ से पहले देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की भागवत कथा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शामिल हुए, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भागवत कथा की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मंच पर पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष ने देवकीनंदन जी से आशीर्वाद लिया और कथा भी सुनी। उन्होंने कहा कि भारत भूमि देव भूमि है, भारत की संस्कृति सदियों पुरानी है। ऐसी ही कथाएं समाज में जागरूकता पैदा करेंगी। उन्होंने कहा कि सत्य पथ पर चलकर हम समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में मैनपुरी रामपुर में उपचुनाव को लेकर कहा कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जल्दी ही प्रत्याशी घोषित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी रामपुर खटौती में भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। भारत की संस्कृति सदियों पुरानी है। भारत दुनिया को एक दिशा देता था। भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति आध्यात्मिक है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का उसको संकल्प होता है। इस प्रकार की कथाएं एक पवित्र वातावरण बनाती हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो काम किया जाता है उनको एक प्रेरणा देती है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्नाव के सदर विधायक भाई पंकज जी ने हर वर्ष, पिछले वर्ष भी श्री देवकीनंदन जी की कथा का आयोजन किया था और अभी भी किया। इससे एक मैंने कहा आध्यात्मिक वातावरण जो पवित्र होता है, जो शुद्ध होता है, उसका एक यहाँ पर माहौल देखने को मिला। श्री देवकीनंदन जी के प्रति लोगों के मन में आस्था है और बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भारत की देवी करती है, भारत की माँ करती है। और भारत की माँ तब होती है जब वो श्री राम को जन्म देती है, कृष्ण को जन्म देती है। और ऐसी माताओं को श्रद्धा और विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम है। पार्टी कमल चुनाव लड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपको प्रत्याशी घोषित हम करेंगे। जैसे केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी देगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी और खतौली और जो रामपुर में उपचुनाव है, तीनों जगह भाजपा चुनाव जीतेगी। बरेली में नेहरू युवा केंद्र पर राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर से हजारों पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के माध्यम से बताया गया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पिछड़े मुस्लिमों के हितों का कार्य कर रही है।
पिछड़े मुस्लिमों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही हैं। वहीं इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि देश और प्रदेश सरकार सभी के साथ है, सबका साथ सबका विकास करने का काम कर रही है, सभी के हितों का ध्यान रख रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने अब तक बांटने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी को जोड़ने का काम किया है। वहीं दानिश अंसारी ने कहा कि विपक्षी दलों ने अभी तक मुस्लिमों को बांटने का काम किया, लेकिन बीजेपी मुस्लिमों को जोड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मुसलमानों को टिकट पहले भी दिए हैं और आगे भी देने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी के साथ चलने का ये जो पैगाम आज बरेली से जा रहा है, मैं कह सकता हूं ये देश के लिए बहुत शुभ संकेत है। हमारा राष्ट्र मोदी योगी जी के नेतृत्व में पसमानदा समाज के समर्थन से और ज्यादा मजबूत होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबके विकास के नारे को ईमानदारी से धरातल पर चरितार्थ कर रहे हैं और आज सरकार के प्रयास से ही अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज और खासतौर पे जो पसमानदा समाज है उसको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है। एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रति आज मुस्लिम समाज का, पसमानदा समाज का बना है और ये विश्वास आज आप इस बड़ी जो रैली हुई जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से मुस्लिम समाज के और पसमानदा समाज के हमारे भाई वो इकट्ठा हुए और उन्होंने इकट्ठा होकर एक स्वर में कहा कि आज वाकई में सही मायनों में मुस्लिम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है और खासतौर पे नौजवानों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार और योगी सरकार ने की। मुजफ्फरनगर में गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर पार्टी का पदाधिकारियों की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता निकाय चुनाव और खतौली उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएं। कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कार्य करें। भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरनगर जनपद का प्रवास हुआ है। खतौली का उपचुनाव है, नगर निकायों के चुनाव है। हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ अपने संगठन के काम के आधार पर और अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस के आधार पर, हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर नगर निकाय भी जीतेंगे और निश्चित रूप से जितनी बार पिछली बार खतौली का विधानसभा चुनाव जीते थे उससे दुगने मतों से भाजपा चुनाव जीतेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में लगातार जब से चुनाव हुए हैं उससे पहले से भी हम लोग जनता के बीच में, चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो या हमारी सरकार की जो काम हो, जनता के बीच में हमारी उपस्थिति है और हमारा गठजोड़ है जनता से और जनता का गठजोड़ मोदी जी से और योगी जी। हरदोई के जिला चिकित्सालय में डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में डेंगू वार्ड में गंदगी को देखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को डेंगू वार्ड के बाहर गंदगी की सफाई कराकर प्रतिदिन छिड़काव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों से बात करके उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए गंभीर होकर कार्य कर रही है। इस मामले में जिला चिकित्सालय में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार बहुत गंभीर है डेंगू को लेकर के कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार प्रयास करती है, प्रयत्नशील है। और जो डेंगू आजकल देख रहे हैं फैला हुआ है, तो हमारे यहाँ इससे कोई भी व्यक्ति कोई परेशान ना हो, तो इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में देखने आई थी कि इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, निरीक्षण किया, साथ में बैठक भी की। तो उसी के लिए कुछ जगह हमको दिखा कि गंदगी दिखी, उसके निर्देश दे दिए डॉक्टर साहब को। और पहले तो उनसे पूछा कि वो क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं। व्यवस्थाओं मीटिंग के बाद में स्वयं निरीक्षण किया और उसमें जो जो चीज़ें हमको त्रुटियां दिखी, कुछ त्रुटियां दिखी हमको जिनको अभी सही करने की आवश्यकता है, उनका निर्देश दिया डॉक्टर।
मेरठ के सरधना स्थित मंडी चामरान मोहल्ले में बीते दिनों दूषित पानी पीने का मामला प्रकाश में आया था। दूषित पानी पीने से रेखा नाम की महिला और सलमान नाम के पुरुष की मौत हो गई थी। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया कि 65 साल की महिला और 20 साल के युवक की दूषित पानी पीने से मौत हुई है। सीएमओ ने कहा कि सरधना स्थित मंडी चामरान मोहल्ले में सड़क की मरम्मत के दौरान पानी के पाइप में ब्रेक आए थे, जिसके कारण घरों तक दूषित पानी पहुंचा। लोगों ने पानी पिया और उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। सीएमओ ने बताया कि 241 लोग दूषित पानी पीने से बीमार हुए थे, जिनमें से 206 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। सरधना के अंदर एक मोहल्ला है मंडी चामरान, जिसके अंदर सड़क की रिपेयर के दौरान कुछ पाइप्स डिस्ट्रक्ट हो गए थे। कुछ पाइप्स में क्रैक्स आने की वजह से संभवतः पानी घरों के अंदर चला गया, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को उल्टी दस्त हुई और 241 लोगों को इसके अंदर इन्फेक्ट हुए। 241 के अंदर से मैं कहूँगा कि सारे के सारे जो पेशेंट्स थे अलग अलग स्टेजेस में थे, जिसके अंदर हमारे CHC के ऊपर कुल मिला के 91 केसेस हमारे यहाँ एडमिट हुए और ट्रीट हुए। 58 केसेस वहाँ से रेफर हुए हमारे यहाँ। आज की तारीख में कुल मिला के 206 लोग ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं और कुल 35 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ एडमिटेड हैं। CHC सरधना में 12 पेशेंट्स एडमिटेड हैं तथा LLRM मेडिकल कॉलेज में 23 पेशेंट्स एडमिटेड। आज से 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है। दिल्ली में इस बार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। मेले में साझेदार राज्य जहां बिहार झारखंड होंगे तो वहीं महाराष्ट्र भी होगा। इसके साथ फोकस राज्य की बात की जाए तो केरल और उत्तर प्रदेश को इस बार फोकस राज्य बनाया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में सोमवार यानी 14 नवंबर से ITPO द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। मेला 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। इसमें 14 से 18 नवंबर तक कारोबारी और व्यापारी वर्ग के लिए रखा गया है, जबकि 19 से 27 नवंबर तक आम लोग इस ट्रेड फेयर का दीदार कर सकेंगे। इस बार वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश रहेंगे। इस 14 दिवसीय मेले में करीब 2500 से ज्यादा घरेलू और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें विदेशी भागीदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देशों से रहेगी। मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों पर उपलब्ध रहेंगे। प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में आयोजकों ने मेले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कल लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में आयोजित मेगा विधिक सेवा शिविर में 62 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र और व्हीलचेयर वितरित किए। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य संजय सिंह और अपर जनपद न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से विधिक रूप से जागरूक करने के साथ ही उनके जीवन से जुड़ी लाभप्रद योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही इस अवसर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के 40 स्टॉल भी लगाए गए। के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो शासन की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम जनमानस तक पहुंचाना और सभी लोगों को लाभान्वित करना। यहाँ पे कृषि विभाग ने स्टॉल लगाया हुआ है, हेल्थ कैंप लगा हुआ है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कैंप लगे हुए हैं, जिससे कि जो फ्री लीगल एड है उसके बारे में हम सब लोगों को बता सकें। यहाँ पे आसपास के गांवों से सभी लोग आए हुए हैं और काफ़ी लोग इस तरह के हैं जिनको शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ लोगों को ट्राईसाइकिल्स देनी है और जो बाकी योजना है उनका लाभ देना है सब। ये शिविर का आयोजन आज ही किया गया है और हम लोगों ने आज सुबह से ही यहाँ पे शिविर लगा रखा है। हमारे पास टीबी की दवाइयाँ मतलब पशुओं में जितने विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उससे संबंधी हमने सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध करा रखी है और हम निःशुल्क इसका वितरण कर रहे हैं पशुपालकों। मऊ जिले में आयोजित 71वीं सीनियर स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में वाराणसी और महिला वर्ग में SSB लखनऊ ने खिताब पर कब्जा जमाया।
रविवार को खेले गए फाइनल मैच में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विजेता पुरुष और महिला टीमों को पुरस्कृत किया। पुरुष वर्ग के फाइनल में मुकाबले में वाराणसी ने जाट रेजिमेंट को 25-18, 25-18, 25-15 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में एसएसबी लखनऊ ने हिंद अकादमी आजमगढ़ को 25-8, 25-13 और 25-10 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। बदायूं में 66वीं 3 दिवसीय मंडल माध्यमिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने कबूतरों को उड़ाकर किया। स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रतियोगिता में बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर की टीमों ने मार्च पास्ट कर शिक्षा राज्य मंत्री को सलामी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिससे बच्चों के अंदर उत्साह पैदा हो और बच्चों में खेल के प्रति रुझान बढ़े। खेल से ही बच्चों का स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तभी एक आदर्श समाज बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार में बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके चहुमुखी विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बच्चों के अंदर एक नया जोश, नई उमंग, नई उत्साह हो रहा है और बच्चे खेल के प्रति प्रभावित हो रहे हैं। और ये सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तभी हमारा एक आदर्श समाज बनेगा और हमारे बच्चे होनहार निकलेंगे। आज हमारी सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास का प्रावधान रखा गया है। हर प्रकार से, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाने की योग्यता हो, बच्चे जो हैं उसमें जाने का पूरा प्रयास। भाई से भाई के प्रेम का संदेश लेकर राम जन्मभूमि अयोध्या के मणिराम छावनी से कमल नयन दास महाराज के नेतृत्व में भरत और शत्रुघ्न के स्वरूप सहित अयोध्या के सैकड़ों साधु संत और कई प्रांतों से आए श्रद्धालुओं के साथ निकली भरत यात्रा राम वन गमन मार्ग होते हुए चित्रकूट पहुंची, जहां स्थानीय संत समाज द्वारा भरत यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं भरत यात्रा में कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए वनवास काल में प्रभु राम और भरत मिलन के गवाह परिक्रमा पथ में स्थित स्थल भरत मिलाप मंदिर में प्रभु राम और भरत के मिलन की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया, जिसे देख वहां मौजूद हजारों भक्तों की आंखें नम हो गईं। जबलपुर से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि आज प्रभु की लीला को देखकर उन्हें त्रेता युग की अनुभूति का एहसास हुआ है। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सोमवार से बाली के दौरे पर। भारत को इस बार सौंपी जाएगी समूह की अध्यक्षता। विश्व के बड़े नेता खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे अहम विषयों पर करेंगे चर्चा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। वैश्विक खाद्य ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करते हुए अपना पक्ष रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी की मुलाकात। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैनपुरी रामपुर में भी मिलेगी भाजपा को उपचुनाव में जीत। हमारे कार्यकर्ता करते हैं जमीन पर जाकर काम। और हरदोई में डेंगू की रोकथाम को लेकर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने पहुंची उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने कहा, चिकित्सा सेवा में बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।